ट्रैश ड्रॉप मेरे सामने था। मैंने इस पर झूलता हुआ तांबे का पलड़ा पीछे हटाया और उछलकर दोनों टांगे डालकर अपना सर बाजुओं में समेटा और खुद को नीचे गिरा दी। मैं फिसलता हुआ 2 कलाबाजियां खाकर पहली मंजिल वाले गोदाम में इस ट्रैश ड्रॉप के बिल्कुल नीचे रखे कूड़ा करकट के ट्रायलर में प्लास्टिक के फूले हुए थैलों के ऊपर जा गिरा। ये थैले रद्दी कागजों, कागज के पुराने गिलासों, खाली लिफाफों और डब्बों से भरे हुए थे। मुझे चोट न लगी। एक पल के लिए मैं प्लास्टिक के फूले हुए लिफाफों के बीच में ही पड़ा रहा, फिर आंखें खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए छत की तरफ देखा। इस गोदाम नुमा हाल कमरे में अंधेरा था। सिर्फ कोने में एक बल्ब जल रहा था। फर्श कहीं कहीं से चमक रहा था। फर्श साफ करने वाले केमिकल्स की तेज बू चारों तरफ फैली हुई थी। मेरे पास यहाँ से फरार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट थे। इन 10 मिनटों में क्लिनिक रूम के तीनों लाशों का पता चल जाएगा। हेडक्वार्टर को घेरे में ले लिया जाएगा। फिर मेरे लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था कि कूड़े करकट के ये थैले उठाकर ले जाने वाला ट्रक कब आता है, इसलिए मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपने आप को प्लास्टिक के फूले हुए थैलों के बीच से बाहर निकाला। ये निस्वारी रंग के थैले थे। मैं ट्रायलर में से कूदकर फर्श पर आ गया। गोदाम का बड़ा दरवाजा बंद था। मैंने इसे थोड़ा सा धकेला। दरवाजा बाहर से बंद था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं गोदाम में कैद तो नहीं हो गया। दरवाजे को जोर लगाकर तोड़ भी नहीं सकता था। दरवाजा बहुत बड़ा था। गोदाम में इधर उधर भागकर जायजा लिया। थोड़े थोड़े फासले पर ट्रैश ड्रॉप के नीचे 3 मजीद ट्रायलर खड़े थे जो कूड़े करकट के थैलों से भरे हुए थे। इससे अंदाजा हुआ कि हो सकता है कि ट्रक आने ही वाला हो, लेकिन ट्रक का इंतजार भी नहीं कर सकता था। हो सकता है कि जब मेरी तलाशी शुरू हो तो सिपाही मुझे ढूंढते हुए गोदाम में भी आ जाए। बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। मेरा ख्याल था कि गोदाम का भी दरवाज़ा खुला होगा और मैं वहाँ से किसी न किसी तरह छुपते छुपाते बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ गिरने के बाद मैं बिल्कुल ही कैद होकर रह गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे को बाहर की तरफ धकेला कि शायद खुल जाए, मगर लकड़ी का ये बहुत बड़ा दरवाज़ा शायद बाहर से लकड़ी की बली लगाकर बंद किया गया था। ज़रा सा भी नहीं हिलता था। मैं मायूस सा होकर ट्रैश ट्रायलर के पीछे फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए कि अचानक खतरे का अलार्म चीख उठा। मैं उछल सा पड़ा। घबरा कर बंद दरवाजे के पास गया। वहां से दौड़कर वापस ट्रायलर के पास आ गया और छत पर सिपाहियों के इधर उधर भागते भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ दबी दबी आवाज़ें भी आई। अब क्या करूं? बाहर जाने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। हेडक्वार्टर की इमारत को फौज ने घेरे में ले लिया होगा। 2-3 आदमी गोदाम के आगे से भी भागते हुए गुजर गए। मैं गोदाम के कोने में खड़े आखिरी ट्रायलर पर चढ़कर प्लास्टिक के थैलों के दरमियान घुसकर बैठ गया। खतरे का अलार्म बंद हो गया था, लेकिन लोगों के इधर उधर भागने दौड़ने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। मैं थैलों के दरमियान दुबका सोच रहा था कि अगर यहूदी डॉक्टर और यहूदी मेजर को जरा सा भी शक पड़ गया या इसे ट्रैश ड्रॉप की तरफ देखकर एक लम्हे के लिए भी ख्याल आ गया तो फौज की पूरी कंपनी नीचे गोदाम में धावा बोल देगी और मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। लेकिन गुमान नहीं था कि इन लोगों का ख्याल ट्रैश ड्रॉप की तरफ भी जा सकता है। ताहम मेरा ट्रैश रूम यानी कूड़े करकट के गोदाम में ज़्यादा देर ठहरना मौत का पैगाम ला सकता था। मैं घबरा कर एक बार फिर कूड़े करकट के थैलों के दरमियान से निकल आया। मेरे अंदर बेचैनी में इजाफा हो रहा था। मुझे किसी न किसी तरकीब से बाहर निकल जाना चाहिए था। तीसरी बार ट्रैश रूम का जायजा लिया। नतीजा वही निकला। सिवाय बंद दरवाजे के बाहर जाने के लिए कोई छोटा सा सुराख भी नहीं था। बाहर से ऐसी तशवीश अंगेज आवाज़ें आ रही थी जैसे बड़ी सरगर्मी से मेरी तलाश जारी हो। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि यहूदी सिक्योरिटी स्टाफ के आदमी इस ट्रैश रूम में भी आ जाएंगे। मैं दौड़कर ट्रायलर में थैलों के दरमियान छुप गया। यही फैसला करना पड़ा कि मुझे कूड़ा करकट के इन थैलों में ही छुपा रहना चाहिए। इस फैसले के सिवा मेरे पास और कोई चारा न था। मैंने अपने आप को फूले हुए थैलों के नीचे छुपा लिया। अब अगर कोई ऊपर से 1-2 थैले हटाकर भी देखता तो मैं इसे नजर नहीं आ सकता था। मेरे कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। इसके बाद खामोशी छा गई। ये बात मेरे लिए बेहद इत्मीनान का बाइस थी कि तफ्तीश ने ट्रैश रूम का रुख नहीं किया था। मैं इनके ख्यालों में शायद हेडक्वार्टर के किसी स्टोर रूम या किसी खुफिया खाने में छुपा हुआ था, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल की छत पर बूटों के चलने फिरने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। मुझे फौजी ट्रायलर में छुपे 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि बाहर एक ट्रक के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने गौर किया कि ये आवाज़ किसी बहुत बड़े ट्रक की थी। कहीं ट्रैश उठाने वाले दियो पेकर ट्रक तो नहीं आ गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। फिर ट्रैश रूम के बड़े दरवाजे के खुलने की चिटचिटाहट सुनाई थी। मैं थैलों की ओर नीचे हो गया। 2 आदमी बातें करते अंदर दाखिल हुए। वो ट्रक ड्राइवर को कोस रहे थे कि हमेशा बेवक्त ट्रैश उठाने आ जाता है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये फौजी नहीं बल्कि फुराश थे।
पहले वो एक ट्रायलर धकेलते हुए ट्रैश रूम से बाहर ले गए, फिर दूसरा और इसके बाद मेरे ट्रायलर की बारी आ गई। मैंने अपने आप को थैलों के नीचे समेट कर इकट्ठा कर लिया। ट्रायलर आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहा था। ट्रैश रूम से बाहर रोशनी की एक धीमी सी झलक नीचे तक नजर आई। मैं सांस भी आहिस्ता ले रहा था, जानता था कि अब क्या होगा। मैंने कई बार ट्रैश वाले ट्रक को कूड़ा करकट उठाकर ले जाते देखा था। ये बहुत बड़ा ट्रक होता था और इसके सामने की जानिब एक पंजे वाली क्रेन लगी होती है। ये आहिनी पंजा मशीन की मदद से ट्रायलर को अपने शिकंजे में जकड़ कर ऊपर उठाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के अकम मिलाकर इसका सारा कूड़ा करकट उलट देता है। ट्रक की मशीन स्टार्ट हो गई थी। पहले एक ट्रायलर को वापस लाकर जमीन पर रख दिया। इसके बाद बड़े ट्रायलर की बारी आई। मुझे ट्रायलर के साथ क्रेन के आहिनी पंजे की जकड़ जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने आप को सुकेड़ कर बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह बना लिया था ताकि ट्रक में गिरते वक्त चोट न लगे। क्रेन ने मेरे ट्रायलर को ऊपर उठा लिया। मुझे लगा मैं झूले में बैठा हूँ। फिर मैं प्लास्टिक के थैलों के साथ ही ट्रक में लगे कूड़ा करकट के ढेर पर जा गिरा। गिरते ही जैसे मैंने जमीन पकड़ ली, जहाँ गिरा वहीं चिपक सा हो गया। मेरे ऊपर 6-7 फूले हुए थैले पड़े थे। ये बड़ी अच्छी बात थी। मैं ट्रक के कूड़े में इतना नीचे था कि सरसरी तौर पर मेरा खोज लगाना मुश्किल था। फिर एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट के साथ छत का लोहे का ढकना ट्रक के ऊपर आने लगे। अब मैं अपने आप को नीचे से निकालकर ऊपर वाले थैलों के दरमियान ले आया ताकि ताज़ा हवा आती रहे। चूंकि ये कूड़ा करकट खुला नहीं था बल्कि प्लास्टिक के निस्वारी थैलों की शक्ल में था, इसलिए मुझे सांस लेने में किसी किस्म की दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन इस ख्याल से खुश भी था कि कम से कम इसराइली हेडक्वार्टर से निकलने में कामयाब हो रहा हूँ। फिर मुझे धड़का लगा था कि किसी भी वक्त सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पहुंचकर कूड़े करकट की तलाशी ले सकते थे, लेकिन ऐसा न हुआ। इसकी वजह यही थी कि सिक्योरिटी वालों का इस तरफ ध्यान ही न गया कि मैं ट्रैश ड्रॉप के जरिए भी फरार हो सकता हूँ। ट्रक की मशीन बंद हो गई। फिर इसका इंजन स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा पीछे गया, घूमा और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। जब तक ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा मेरा दम खुश्क रहा, क्योंकि वो अभी तक हेडक्वार्टर के अहाते में ही था। इसके बाद जब ट्रक की रफ्तार तेज़ हो गई और मुझे आसपास दौड़ती दूसरी मोटर कार और ट्रकों की आवाज़ें भी आने लगीं तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फिर मैंने थैलों में से सर बाहर निकालकर ट्रक की साइड में लगे हुए जंगले के दरजों में से बाहर देखा। ट्रक एक मसरूफ सड़क से गुजर रहा था। ऊंची इमारतों के आगे सब्ज़ाजार था। फिर फुटपाथ था जिस पर यहूदी मर्द और औरतें आ जा रही थी। मैंने अपना सर थैलों के पीछे कर लिया, क्योंकि बराबर ही में कारों की कतार ट्रक के साथ साथ चल रही थी और अंदर बैठे लोग मुझे देख सकते थे। कुछ देर ये भारी भरकम ट्रक बारौनक सड़कों पर चलता रहा। फिर एक मोड़ घूमकर हाईवे पर आ गया। यहाँ इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई। मैंने सर निकाल कर देखा, ये तलुबैब के बाहर का इलाका था। ट्रक मज़ाफ़ात से गुजर रहा था। कहीं रेत का मैदान था तो कहीं मिट्टी के छोटे छोटे टीले पीछे को दौड़ रहे थे। ट्रक शहर से बाहर बने हुए ट्रैश डंप की तरफ जा रहा था। ट्रक की साइड वाले जंगले की सलाखें करीब करीब लगी थी। मैं ट्रक की रफ्तार मदम होने की सूरत में भी बाहर छलांग नहीं लगा सकता था। अब ट्रैश डंप का ही इंतजार कर रहा था कि वहां कूड़ा करकट उंडेला जाए और मैं वहां से फरार हो जाऊं। काफी देर के बाद ट्रक हाईवे से हटकर पहलू वाली एक छोटी सड़क पर आ गया। ये कच्ची सड़क ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान से गुजरती थी। फिर मैंने एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा जो कूड़े करकट के थैलों से भरा हुआ था। ट्रक इस गड्ढे के पास खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ट्रक को बैक किया, इसे गड्ढे के किनारे पर ले आया। फिर ट्रक की मशीन चलने लगी। ट्रक का अकबी हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता पीछे से ऊपर आकर उठना शुरू हो गया और फिर मैं भी कूड़ा करकट के थैलों के साथ ही फिसल कर ट्रैश अंबार में जा गिरा। ये ट्रैश का समुंदर था। मैं जहाँ गिरा वहीं पड़ा रहा। जब ट्रक वापस चला गया और इसकी आवाज़ दूर होते होते गायब हो गई तो मैंने खुद को काफ़ी जद्दोजहद के बाद कूड़े करकट के इस समुंदर में से बाहर निकाला। कपड़े झाड़े, जूते साफ किए, उंगलियों से बालों को सीधा किया और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। दूर पीछे तलुबैब की कुछ हाई राइज इमारतें और बाज़ कारखानों की चिमनियाँ दिखाई दे रही थी। आगे हद निगाह तक वीराना फैला था। कहीं कहीं ऊंचे टीले और खजूरों के झुंड नजर आ रहे थे। मौसम गर्मा था, अगरचे धूप फीकी पड़ने लगी थी। मेरी मंजिल यरूशलेम होनी चाहिए थी। जाहिर है मुझे अपनी साथी एजेंट सादिया के पास ही पहुंचना चाहिए था, मगर यरूशलेम वहां से काफ़ी दूर था और मेरे पास वहां तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। तलुबैब पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि मैं ट्रेन में सफ़र करूं, जो एक इंतहाई ख़तरनाक बात थी। इसराइली एजेंट तो मुझे जगह जगह तलाश करते फिर रहे होंगे। इस जगह ज़्यादा देर रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। मैं छोटी सड़क पर से होता हाईवे पर आ गया। हाईवे पर लिफ्ट का मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां किसी के लिए नहीं रुकती। फिर मैं यहाँ देखा भी जा सकता था। हाईवे के किनारे दरख्त कोई नहीं था, अलबत्ता रेत और मिट्टी के छोटे छोटे तोदे ज़रूर थे। मैं एक तोदे के अकब में छुप कर बैठ गया। भूख और प्यास का शदीद एहसास जाग उठा था। एक दिन और गुजर गया। मेरे जिस्म में गर्दिश करते धमाका खेज मवाद के फटने में अब सिर्फ 3 दिन रह गए थे। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके सादिया के पास पहुंचकर इसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह करूं और मेरे पेट में जो टाइम बम लगा दिया गया है इसका कोई तोड़ दरियाफ्त करूं।
हाईवे पर जुनूब की जानिब गाड़ियां बरक रफ्तारी से गुजर रही थी। किसी वक्त ट्रैफिक हल्की हो जाती और किसी वक्त एक के बाद एक गाड़ी और ट्रक गुजरने लगी। मुझे मालूम था कि यरूशलेम जुनूब की सिमत वाक़े है और काफ़ी दूर है। एक बार दिल में ये भी ख्याल आया कि सादिया ने फ़ोन पर खुफिया कोड में मुझे हिदायत की थी कि मैं अपने आदमी सोलोमन से जाकर मिल लूँ, तो क्यों ना इससे मुलाकात करूँ। वो मेरे यरूशलेम पहुंचाने का कोई बंदोबस्त कर देगा। लेकिन तलुबैब तो एक मगरमच्छ की तरह नजर आ रहा था जो मुझे हड़प करने के लिए तैयार बैठा था। दूसरी तरफ यरूशलेम की जानिब मुझे लिफ्ट मिलने का भी कोई इम्कान नहीं था। 2 फौजी ट्रक तेजी से गुजर गए। मैंने जल्दी से अपने आप को टीले के पीछे कर लिया। पुलिस की 3 गाड़ियां एक दूसरे के पीछे गुजर गई। मैं जानता था कि इस्राएली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पुलिस का अमला हरकत में आ गया होगा। मेरी तस्वीरें इन्हें मुहैया कर दी गई होंगी और मेरी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे होंगे। ऐन मुमकिन था कि हाईवे पर भी खुफिया पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हों। यही वजह थी कि मैं टीले की ओर से निकलकर लिफ्ट के लिए हाथ हिलाते घबरा रहा था। सूरज दूर मगरिब में तलुबैब की सरबफलक जदीद इमारतों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। हाईवे पर भागती गाड़ियों की हेडलाइट्स रोशन हो गई थी। अब मेरा वहां रुकना बेकार था। सोचा यरूशलेम की जानिब चल पड़ना चाहिए, शायद आगे जाकर लिफ्ट का कोई इंतजाम हो जाए। चुनाचा मैं टीले की ओर से निकलकर हाईवे से काफी हटकर जुनूब मशी की सिमत रवाना हो गया। इलाका बंजर था, खुश्क झाड़ियों के सिवा कुछ न था। चलता चला गया। शाम की स्याही गहरी होती गई और मुझे किसी कस्बे की नेवन साइंसेस की रोशनियां नजर पड़ी। मैं उधर को चलने लगा। ये एक छोटा सा मॉडर्न कस्बा था जिसकी पुख्ता सड़कों के आसपास 1 मंजिला 2 मंजिला लकड़ी और सीमेंट की इमारतें खड़ी थी। कार पार्किंग में गाड़ियां और स्कूटर खड़े थे। दुकानें, स्टोर्स और फ्लैट्स रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग बहुत कम सड़कों पर नजर आ रहे थे। कभी कभी कोई पॉइंटिंग या सेडान हमवार सड़क पर शां शां की आवाज पैदा करती गुजर जाती। स्टोर्स और दुकानों के बाहर चमकीले साइन बोर्ड्स झिलमिला रहे थे। एक रेस्टोरेंट के बाहर फूड और ग्रोसरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। इन मॉडर्न शहरों में पीने का पानी सड़कों पर कहीं नहीं मिलता। मशरूबात की स्लॉट मशीनें फुटपाथ पर जरूर लगी होती हैं। किसी के डालकर कोका कोला या किसी दूसरे मशरूब का टिन निकाल कर पी ले। अगर हॉट डॉग या बर्गर खाने को जी चाहे तब भी मशीन में सिक्के डाले और निकाल कर खा ले। मेरी जेब में 1 सेंट तक नहीं था। पानी की बहुत तलब हो रही थी। भूख तो मैं काफी देर तक बर्दाश्त कर सकता था। जहां मैं खड़ा था वो जगह कस्बे से जरा ऊंचाई पर थी। एक जगह कच्ची ढलान थी और दूसरी जानिब दरख्तों के झुंड थे। खुदा जाने ये कौन से दरख्त थे। हवा बंद थी। अब बस काफी था। मैंने सोचा शायद इन दरख्तों में कहीं पानी मिल जाए। यूं ही दरख्तों की तरफ आ गया मगर वहां पानी कहीं नहीं था। मैं दरख्तों से निकल आया। सोचा कस्बे में चलकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर पानी पिया जाए। मैं दुकानों और रेस्टोरेंट के सामने की तरफ नहीं जाना चाहता था। अगरचे कस्बे में ट्रैफिक न होने के बराबर थी और बहुत कम लोग देखने में आ रहे थे, फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने एक रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड पढ़ा और ऊपर से होकर इसके हक में आ गया। ये स्टोर रूम का जंकयार्ड था। मेरी खुशकिस्मती से यहाँ पानी का एक नल बह रहा था। लपक कर मुंह हाथ धोया, पानी पीकर प्यास बुझाई और पतलून में से कमीज बाहर निकालकर अपना मुंह पोंछ रहा था कि तड़ाक तड़ाक गोलियां चलने लगी। फिर शू शू करके कारें चीखती हुई भागी। मैं घबरा कर दरख्तों की तरफ दौड़ा। गोलियां तड़ाक तड़ाक चल रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहले तो महसूस हुआ कि मैं देख लिया गया हूं और ये फायरिंग मुझ पर हो रही है, मगर गोलियों की आवाज़ रेस्टोरेंट के सामने वाली जानिब से आ रही थी। इधर ही अब लोगों का शोर भी उठने लगा था। मैं दौड़कर एक कुर्सी से कच्ची सड़क पार करने लगा तो ठाए ठाए एक फायर हुआ और गोली मेरे बिल्कुल करीब से गुजर गई। साथ ही पीछे किसी ने चिल्लाकर इब्रानी जुबान में कहा, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं वहीं रुक गया। एक आदमी स्टोर के छब्बे के नीचे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। इसके हाथ में पिस्तौल था, एक हाथ कांधे पर था। वो हाथ खून में लुथरा हुआ था। वो लंगड़ाता हुआ तेज रफ्तारी से मेरे सर पर पहुंच गया और पिस्तौल मेरी गर्दन पर रखकर बोला, इस सामने वाली कार में चलो। वो हाँप रहा था, खून इसके कांधे से उबल रहा था। मैं इसके इशारे पर चलता सड़क के पार खड़ी सेडान कार में आकर बैठ गया। वो भी घिसटता हुआ कार में घुस गया। इसके पिस्तौल का रुख अभी तक मेरे सीने की तरफ था। मुझे ये जानकर तसल्ली हो गई थी कि ये पुलिस या सीआईडी का आदमी नहीं था, बल्कि जख्मी था और इसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। इसने जल्दी से कहा, मेरी जेब से चाबी निकालकर कार को यहाँ से निकाल ले चलो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने इसकी जेब से चाबी निकालकर कार स्टार्ट की और तेज़ी से कार को एक तरफ भगाया। इसके साथ ही पीछे से 3-4 गोलियां आई। एक गोली कार की डिग्गी में लगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया था। जख्मी आदमी पिस्तौल मेरी पसलियों में दिए, खुद भी नीचे को झुका सीट पर लुढ़का हुआ था। मैं कार को आन वाहिद में वहां से निकालकर कहीं से कहीं ले गया। जख्मी ने कमजोर आवाज में कहा, पहले मोड़ पर बाएं जानिब रफ्तार तेज करो। मैंने स्पीड मजीद तेज कर दी।
दी। सड़क के पहले मोड़ पर मैंने गाड़ी को बाएं जानिब घुमा दिया। ये सड़क टीलों के गिर्द चक्कर काटती ढलान की सूरत में आगे खुश्क नाले में उतर गई थी। यहाँ तक आते आते खून ज्यादा निकल जाने से जख्मी नौजवान के हाथों से पिस्तौल लुढ़क गया। इसने बेबस निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने गाड़ी चलाते हुए कहा, दोस्त घबराओ नहीं, तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं वहीं तुम्हें पहुँचा दूंगा। इसने अपने कांधे के जख्म की तरफ इशारा किया और गर्दन पीछे डाल दी। मैंने खनक नाले में पहुंचते ही गाड़ी रोक दी और अपनी कमीज फाड़कर इसके कांधे पर पट्टी कसकर बांधी। जख्मी नौजवान ने गुस्से में कहा, गाड़ी यहाँ से निकालो। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कहा, आगे कहाँ जाओगे? इसने अब फिर पिस्तौल हाथ में लेकर इसका रुख मेरी तरफ कर दिया था। नाले से निकलोगे तो एक सड़क ऊपर को जाएगी, इस पर हो जाना, खबरदार गाड़ी मत रोकना। मैंने ऐसा ही किया। इससे मुझे गाड़ी की बत्तियां रोशन करने से मना कर दिया था। मैं अंधेरे में बल खाती छोटी सड़क पर बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। चंद लम्हों के बाद गाड़ी ऊंचे नीचे दरख्तों के नीचे बने हुए एक लकड़ी के कॉटेज के पास पहुंच गई। जख्मी नौजवान ने पिस्तौल की नाली मेरी पसली में दबाई और कहा, गाड़ी रोक दो। मैंने ब्रेक लगा दी। अचानक कॉटेज का बैरूनी दरवाजा खुला और अंदर से दो हट्टे कट्टे लंबे बालों वाले गुंडा नुमा आदमी जैसे छलांगे लगाकर बाहर निकल आए। उन्होंने पिस्तौल तान रखे थे। गाड़ी के पास आते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे गर्दन से घसीट कर बाहर निकाल लिया। जख्मी नौजवान ने कदरी ऊंची आवाज में कहा, इसे कुछ न कहना। गुंडों ने मुझे छोड़ दिया। अब वो अपने साथी की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? जख्मी नौजवान पर सवालों की बौछार कर दी गई। इसने सिर्फ इतना कहा कि होल्ड अपना काम रहा, इन लोगों के पास असलहा ज्यादा था। कॉटेज में से एक मोटे पेट वाला आदमी हाथ में मशरूब कार्टन थामे बाहर निकल आए। इसने चिल्लाकर कहा, इसे फर्स्ट एड दो, गाड़ी यहाँ से भगा दो। ये कौन आदमी है? इसे गोली क्यों नहीं मारी? इसके साथ ही मोटी तोंद वाले ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इस वक्त दोनों गुंडे जख्मी नौजवान को सहारा दिए मकान में लिए जा रहे थे। जख्मी ने कदरे चीख कर कहा, डेविड गोली मत मारना। मेरा ख्याल था कि ये लोग मेरी जान बख्श देंगे, यानी छोड़ देंगे, मगर उन्होंने मुझे भी बसीदा कॉटेज की एक कोठरी में बंद कर दिया। मैं अगरचे इस वक्त इस पोजीशन में था कि छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था, ताहम मुझे वक्त जाया करना भी गवारा न था। थोड़ी देर बाद एक जीप आ गई, जिसमें से कुछ मजीद आदमी शोर मचाते एक दूसरे को बुरा भला कहते गालियां बकते बरामद हुए। मुझे इस जख्मी नौजवान के रूबरू पेश किया गया, जिसको गाड़ी में बिठाकर मैं यहाँ तक लाया था। इसके कांधे की गोली निकाल दी गई थी। ताज़ा पट्टी बांधी गई एक बोतल लकड़ी की मैली कुचैली मेज पर पड़ी थी। लालटेन जल रही थी। वो आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज था। इसके साथ ही वहीं इधर उधर कुछ खड़े, कुछ नीम दराज और कुछ बैठे सिगरेट और मशरूब पी रहे थे। मोटी तोंद वाला डेविड भी वहाँ मौजूद था और पिस्तौल सामने रखे मशरूब पीते हुए मुझे लाल लाल आंखों से घूर रहा था। शक्ल सूरत से ये जराइम पेशा कातिल और खूनी लगते थे। जख्मी नौजवान ने मुझे हाथ से अपने सामने वाले स्टूल पर बैठने का इशारा किया। फिर इब्रानी जुबान में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम सालोमन ही बताया। जख्मी नौजवान ने बताया कि मेरा नाम सालोस है। ये डेविड हमारा अंकल है, बाकी हमारे दोस्त हैं। फिर अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, सालोमन अगर चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था। खून ज्यादा बह जाने से मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से गिर पड़ा था, मगर सालोमन ने कहा कि मैं तुम्हें जहाँ तुम कहोगे वहीं छोड़ूंगा, फिक्र न करो। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। सिवाय डेविड के सभी बदमाश मुझे तहसीन अमेज नजरों से देख रहे थे। डेविड बोला, ये पुलिस का आदमी हो सकता है। सालूस ने एक हाथ से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मुंह में लगाया। इसके साथ बैठे गुंडे ने लाइटर जलाकर इसे सुलगा दिया। सालूस ने 2-3 कश लगाए। डेविड की तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, अंकल तुम तजर्बे में मुझसे ज्यादा हो, मगर नीरे गाउदी हो। तुम बंदे को पहचान नहीं सकते। अब बीच में बोले तो पिस्तौल से खोपड़ी उड़ा दूंगा। डेविड खून के घूंट पीकर रह गया। मालूम हुआ कि ये जख्मी नौजवान यानी सालूस इन सब का सरदार था। सब इससे दबते थे। फिर वो अपने ऑपरेशन की नाकामी की वजूहात पर तेज तेज बहस मुबाहिसा करने लगे। मालूम हुआ कि वो कस्बे के स्टोर पर डाका मारने गए थे। आगे से मुकाबला शुरू हो गया और ये स्टोर वालों के 3 आदमियों को ठंडा करने के बाद वहां से फरार हो गए। सिर्फ सालूस इस मार्के में जख्मी हुआ। इसके कांधे पर गोली लगी थी। एक अजीब इत्तफाक से मैं लोगों के खुफिया ठिकाने और इनके पेशे और मुजरिमाना सरगर्मियों से वाकिफ हो गया था। सालूस मेरा एहसानमंद था। इसे इस हकीकत का एहसास था कि मैंने इसके साथ इंसान दोस्ती और रवादारी का सलूक किया था। मैं अगर चाहता तो जब वो निडाल हुआ था और पिस्तौल इसके हाथ से तकरीबन लुढ़क गया था तो इसे कार से बाहर फेंक कर खुद फरार हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, महज इसलिए कि मैं एक बेबस इंसान की बेबसी और मजबूरी से फ़ायदा उठाना मेरा असूल नहीं समझता। और सालूस शदीद जख्मी भी था। अगर इसे सड़क पर लुढ़का कर फरार हो जाता तो वो ज़्यादा खून निकल जाने से मर जाता। सालूस ने मुझे खाना खिलाया, मशरूब के 2 टिन पिलाए, सिगरेट पीने को दिया। फिर जब गैंग के बाकी आदमी अपने अपने खुफिया ठिकानों पर चले गए तो सालूस ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ और ब्रिजवुड टाउन में कैसे आया था। मैंने सालूस को फर्जी कहानी गढ़कर सुना दी कि शाम का यहूदी हूँ, माँ बाप के मरने के बाद यरूशलेम आ गया, बेकारी से तंग आकर तलुबैब नौकरी की तलाश में आया, कामयाबी ना हुई
भूखा प्यासा वापिस यरूशलेम की तरफ जा रहा था कि ब्रिजवुड टाउन में यह हादसा पेश आ गया। सालोस ने सिगरेट का लंबा कश लगाया और बोला, क्या हमारी गैंग में शामिल होगे? मैं चाहता था कि किसी तरह से मैं यरूशलेम पहुंच जाऊं। मैंने कहा, एक बार यरूशलेम जाना चाहता हूं, वहां मेरी बड़ी बहन रहती है, इसके पास मेरी कुछ जमा पूंजी है, वो ले आऊं, फिर तुम्हारी गैंग में शामिल हो जाऊंगा। सालोस कुछ देर लालटेन की रोशनी में मेरी तरफ घूरता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ एक आदमी कर दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाकर वापस ले आएगा। मैंने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं सालूस? सालूस मुस्कुराया, इसके दांत जर्द थे। ये बात नहीं सालोमन, अगर मैं अपनी गैंग का बॉस हूँ, लेकिन मुझे इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वो कहते हैं कि तुमने हमारा ठिकाना देख लिया है, हमारी शक्लें देख ली हैं, हो सकता है तुम पुलिस वालों को खबर कर दो। अगरचे मुझे तुम पर पूरा एतमाद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुझे अपने आदमियों का भी मुंह बंद रखना पड़ता है। इनमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मेरा आदमी तुम्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ बाहिफाजत ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। मैं समझ गया कि एक तरह से इन गुंडों के पास गिरवी पड़ गया हूँ। नादानिस्ती में मैं इनकी मुजरिमाना सरगर्मियों और कमीनगाह का ऐनी गवाह बन गया हूँ, और अब वो मुझे अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। मुझे अपना गम खाए जा रहा था कि पेट में धमाका होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मुझे सादिया से मिलकर इसका फौरी तौर पर कोई तोड़ तलाश करना था, जिसके लिए मेरा जल्द अज जल्द यरूशलेम पहुंचना बहुत जरूरी था। मैंने हिकमत अमली से काम लेते हुए सालूस से कहा कि वो जैसे कहेगा वैसे ही करूंगा। सालूस खुश हो गए। सालूस ने अपने इसी टूटे फूटे कमरे में मेरे लिए कैंप कार्ड बिछवा दी और मैं इस पर लेट गया। मैं खूब जानता था कि बाहर पहरा लगा है। सालूस ने कहा था कि वो सुबह मुझे अपने खास आदमी के हमरा यरूशलेम की तरफ रवाना कर देगा। आधी रात को अंकल डेविड अंदर आए। सालूस जाग रहा था। इसने सालूस को दवाई की गोली खिलाई और फिर मेरे करीब आकर झुक कर देखा। मैं झूठ मूठ खराटे लेने लगा। डेविड ने एक तरफ थूक कर कहा, तुमने खामखा की मुसीबत मोल ले ली है, अब 2 आदमी मुस्तकिल इसकी निगरानी को चाहिए। सालूस आहिस्ता से बोला, इसको बंदोबस्त भी हो जाएगा, तुम जाकर आराम करो। रॉकी को कहना कि सुबह वैगन निकाल कर इसे यरूशलेम ले जाए। वो क्यों? डेविड ने चौंक कर नाराजगी से पूछा। सालूस ने कहा, यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।